तो एलएमवीटी में हमने देखा था कि किस तरह से एफ डैश सी का वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर आता है, और वहां पे बताया था कि दैट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द कॉर्ड जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स को जोड़ने पे जो कॉर्ड बनेगी उसके एंड पॉइंट्स के स्लोप के बराबर होगा। तो थोड़ा सा एक बार एलएमवीटी को देख लेते हैं। एलएमवीटी में व्हाट वी हैव सीन, एलएमवीटी में हमने देखा था कि अगर हमारे पास कर्व है, बिकॉज वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ एलएमवीटी, तो ये कर्व था हमारे पास, दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट, ये था हमारे पास ए, ये था हमारे पास बी। तो अगर मेरे पास ये ग्राफ है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स का, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे a कॉमा एफ ऑफ ए, और बी पॉइंट से कोऑर्डिनेट आ जाएंगे b कॉमा एफ ऑफ बी। तो ए पॉइंट हो गया a कॉमा एफ ऑफ ए और b पॉइंट हो जाएगा b कॉमा एफ ऑफ बी। देन देयर इज अ पॉइंट c, अगर मैं इसको इससे ज्वाइन करता हूँ a और b को, तो a और b को ज्वाइन करेंगे तो दिस इज कॉर्ड। तो देयर इज अ पॉइंट c बिटवीन a एंड b, जिसके लिए मैं टेंजेंट का स्लोप निकालूंगा, किस पॉइंट पे निकालूंगा, c पॉइंट पे। तो एफ डैश सी जो है मेरे पास किसके बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोलिस थ्योरम एंड एलएमवीटी? रोलिस थ्योरम में हमने देखा था कि इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, वहां पे तीन कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज ब्रैकेट ए से लेके बी के बीच में, और डिफरेंशिएबल है ओपन ब्रैकेट ए से लेके बी के बीच में, देन अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी ये तीनों चीजें बराबर आती है, तो एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो, ए से लेके बी के बीच में। और एलएमवीटी में क्या देखा कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज ब्रैकेट ए से लेके बी के बीच में, और डिफरेंशिएबल है ओपन ब्रैकेट ए से लेके बी के बीच में, तो देयर इज अ पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, सी पॉइंट, जिसपे फंक्शन का डेरिवेटिव, या फिर हम कह सकते हैं कि फंक्शन, हाँ वही बोल देते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो किसके बराबर आएगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। या फिर हम कह सकते हैं कि वो एंड पॉइंट्स को जोड़ने वाली कॉर्ड के पैरेलल आएगा। समझ में आ गई बात? तो ये एलएमवीटी था। लेट्स सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। सबसे पहले नोट डाल के कुछ बात लिख देते हैं। नोट नंबर 1 लिखेंगे। व्हाट इज नोट नंबर 1? द प्रेजेंस ऑफ एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी in a question may imply the presence of f of a minus f of b in a question may imply application of LMVT, application of LMVT. And note number 2 is using LMVT, some inequalities can be proved. Some inequalities can be proved if C is not present, then if C is not present, then maybe monotonicity of, then maybe monotonicity of f dash x is to be used, of f dash x is to be used। तो ये दोनों बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, द प्रेजेंस ऑफ एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। अगर हमें फंक्शन पता लग जाए और क्वेश्चन के अंदर एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी आ रहा है, इसका मतलब ये है कि एलएमवीटी का कंसेप्ट लग सकता है। दैट डज नॉट इंप्लाई कि सॉल्व उससे हो जाएगा। और यूजिंग एलएमवीटी सम इनइक्वालिटीज कैन बी प्रूव इफ सी इज नॉट प्रेजेंट, देन मे बी मोनोटोनिसिटी ऑफ एफ डैश एक्स बी यूज्ड। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि क्या क्या करना है। सबसे पहला सवाल लिखेंगे यूजिंग एलएमवीटी। सबसे पहला सवाल तो बहुत छोटा सा सवाल है। यूजिंग
LMVT यूजिंग LMVT फॉर, या फिर हम लिख सकते हैं यूजिंग में लिख के वी कैन राइट इट डाउन लाइक वेरीफाई LMVT फॉर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स इन क्लोज ब्रैकेट 1 से लेके 2, क्लोज ब्रैकेट 1 से लेके 2 के बीच में वेरीफाई LMVT फॉर y बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स। सबसे पहली बात तो हमारे पास एफ डैश एक्स कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। फिर हमने क्या किया, एफ डैश सी निकाला, तो एफ डैश सी कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 3c स्क्वायर माइनस 1 एंड दैट विल बी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये वाली बात है। पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल तो है ही सही। एफ ऑफ बी का मतलब ये हो गया एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, तो 3c स्क्वायर माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू एफ ऑफ 2 का वैल्यू कितना आएगा, 2 पुट कर देते हैं, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6 माइनस एफ ऑफ 1 कितना आएगा 0 अपॉन नीचे आ जाएगा 2 माइनस 1, तो यू विल बी गेटिंग 6, तो 3c स्क्वायर minus 1 is equal to 6. I think so I have done a correct calculation. 3c square minus 1, yes. So it will become 3c square is equal to 7. तो c will be equal to plus minus root of 7 by 3. तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा, root of 7 by 3। क्या ये c का वैल्यू root 7 by 3 1 से लेकर 2 के बीच में आ रहा है? तो वेरीफाई कर लेते हैं। c इज इक्वल टू रूट ऑफ 7 बाई 3 यानी 2 पॉइंट समथिंग का अंडर रूट 2 से तो छोटा है क्योंकि 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, तो 4 से छोटे वाली क्वांटिटी का अंडर रूट जो है 2 से छोटा है, इसका मतलब c जो है रूट 7 बाई 3 वो 1 से लेकर 2 के बीच के इंटरवल में लाई करेगा। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। सॉरी, write down next question. Let alpha beta both are positive and beta is greater than alpha, then prove that beta minus alpha upon 1 plus beta का square, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस बीटा का स्क्वायर इज लेस देन tan इनवर्स बीटा माइनस tan इनवर्स अल्फा इज लेस देन बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर। तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस बीटा स्क्वायर इज लेस देन tan इनवर्स बीटा माइनस tan इनवर्स अल्फा इज लेस देन बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करें, इस क्वेश्चन को प्रूफ करना, तो दिस इज एन इनइक्वालिटी। यहाँ पे बोला गया कि बीटा जो है अल्फा से बड़ा है, तो हमें प्रूफ करना है इस इनइक्वालिटी को, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस बीटा स्क्वायर tan इनवर्स बीटा माइनस tan इनवर्स अल्फा इज लेस देन बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर। तो हाउ यू कैन डू दिस, सबसे पहले हम फंक्शन को अज्यूम करेंगे। तो फंक्शन को क्या अज्यूम करेंगे, जैसे हमारे पास यहाँ पे tan इनवर्स बीटा माइनस tan इनवर्स अल्फा आ रहा है, तो मैंने fx को क्या ले लिया, tan इनवर्स ऑफ x ले लिया। अगर fx हमारे पास tan इनवर्स x है तो क्या हम f डैश x निकाल सकते हैं? बिल्कुल, f डैश x होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर x 0 से बड़ा है तो ये कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। मैं f डबल डैश x निकाल लेता हूं, f डबल डैश x निकाल लेंगे। तो f डबल डैश अगर निकाला मैंने, तो f डबल डैश x हमारे पास कितना आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। कैसे लिखा, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए इसको 1 प्लस एक्स की बार माइनस 1 लिखा, माइनस 1 आ गया है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1, तो माइनस 1 आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा, -2, और अंदर वाले का हो जाएगा 2x
तो -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा ये जो है ये नेगेटिव आएगा कब? फॉर x इज ग्रेटर देन 0, जब x 0 से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए हुए वो अल्फा बीटा दिए हुए और अल्फा बीटा दोनों ही क्या है 0 से बड़े हैं। तो जो भी हम x अज्यूम करने वाले हैं वो किस इंटरवल के बीच में अज्यूम करने वाले हैं? x शुड लाई बिटवीन अल्फा से लेके बीटा। तो डेफिनेटली x कैसा होगा? पॉजिटिव। तो फंक्शन का डबल डेरिवेटिव हमारे पास कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। अब फंक्शन का डबल डेरिवेटिव हमारे पास नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये होगा कि f डैश x जो है इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। f डैश x इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन क्योंकि f डबल डैश x कैसा आ रहा है? नेगेटिव। अच्छा अगर मैं f डैश x की बात करूं तो कितना आ रहा था? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज f डैश c कितना आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस सी स्क्वायर। हम एलएमबीटी लगा रहे हैं, किस इंटरवल में लगा रहे हैं? अल्फा से लेके बीटा के बीच में। वी आर गोइंग टू अप्लाई एलएमबीटी फॉर द फंक्शन fx इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो हमारे पास फंक्शन है fx इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो हमें ये बात पता है कि f डैश c वो किसके बराबर होता है? f ऑफ बीटा माइनस f ऑफ अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा, बिकॉज हेयर बीटा और अल्फा का काम कौन कर रहे हैं? बीटा और अल्फा का काम आपका ए और बी कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि अल्फा यहाँ पे सी आएगा और यहाँ पे बीटा आएगा। सी जो है वो अल्फा से बीटा के बीच में लाई करेगा। व्हाट आई एम गोइंग टू टेक, मुझे ये पता है कि मेरा f डैश x जो है वो कैसा फंक्शन है? f डैश x डिक्रीजिंग फंक्शन है। इफ आई टेक f डैश इन द होल इनइक्वालिटी तो आई विल बी गेटिंग f डैश ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन f डैश ऑफ c इज ग्रेटर देन f डैश ऑफ बीटा। f डैश ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन f डैश ऑफ c इज ग्रेटर देन f डैश ऑफ बीटा। व्हाट इज f डैश ऑफ अल्फा? f डैश ऑफ अल्फा का मतलब हो गया 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इज ग्रेटर देन, ये 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर क्यों हो गया? क्योंकि f डैश x है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की जगह में अल्फा डाल दूंगा। f डैश c हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस सी स्क्वायर और इज ग्रेटर देन 1 अपॉन 1 प्लस ये बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब चूंकि हमें पता है कि f डैश c किसके बराबर है? f ऑफ बीटा माइनस f ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा माइनस अल्फा, या फिर मैं कह सकता हूं 1 अपॉन 1 प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर है? f डैश c के 1 अपॉन 1 प्लस सी स्क्वायर f डैश c के बराबर है और f डैश c खुद किसके बराबर है? f ऑफ बीटा माइनस f ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, तो 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इज ग्रेटर देन f डैश c है ये, और f डैश c की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? f ऑफ बीटा माइनस f ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा माइनस अल्फा इज ग्रेटर देन 1 अपॉन 1 प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्या किया? 1 अपॉन 1 प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दिया, दैट इज f ऑफ c, f डैश c, और f डैश c बराबर है f ऑफ b माइनस f ऑफ अल्फा बीटा माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा। बीटा माइनस अल्फा इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, बीटा माइनस अल्फा जो है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। क्यों है? क्योंकि बीटा अल्फा से बड़ा है तो बीटा माइनस अल्फा ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। तो इनइक्वालिटी, पूरी इनइक्वालिटी को बीटा माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इज ग्रेटर देन f ऑफ बीटा माइनस f ऑफ अल्फा। साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा क्योंकि बीटा माइनस अल्फा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। Now I will substitute the value of f of beta and f of alpha. What is f of alpha? F of beta, it's tan inverse of beta minus f of alpha is tan inverse of alpha. तो f of beta मेरे पास tan inverse beta हो गया और f of alpha हो गया tan inverse alpha। ये किससे बड़ा होना चाहिए था? इससे तो बड़ा होना चाहिए था। इसका मतलब बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस बीटा स्क्वायर, और किससे छोटा होना चाहिए था? इससे छोटा होना चाहिए था। तो साइन चेंज कर दिया हमने, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, सॉरी इट इज 1 प्लस बीटा स्क्वायर। साइन चेंज नहीं किया, मतलब अकॉर्डिंगली इसको अरेंज कर दिया। तो दिस इज द क्वेश्चन, हेंस प्रूव्ड।
बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस बीटा स्क्वायर इज लेस देन tan इनवर्स बीटा माइनस tan इनवर्स अल्फा इज लेस देन बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर. नोट इट डाउन. Let us do one more question. Question is, if x belongs to r plus, then prove that ln के अंदर 1 plus 1 by x, is less than 1 by x. ये भी इनइक्वालिटी है. x किसको बिलोंग कर रहा है? r प्लस को बिलोंग कर रहा है. देन यू हैव टू प्रूव ln 1 plus 1 by x इज लेस देन 1 by x. ठीक है. कैसे स्टार्ट करें? सबसे पहले हमने इस क्वांटिटी को देखा. ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है ln के अंदर, ये लिखा हुआ है 1 plus 1 by x. तो 1 plus 1 by x को क्या लिख सकते हैं? ln के अंदर इट विल बी x plus 1 upon x एंड इट कैन बी रिटन एज ln के अंदर x plus 1 minus ln x. इस तरह से लिखा जा सकता है ln of 1 plus x minus ln x. तो यहाँ पे हम fx को क्या अज्यूम करेंगे? fx को ln x अज्यूम करेंगे और जो इंटरवल अज्यूम करेंगे वो x से लेके x plus 1 का अज्यूम करेंगे, जहां पे x किसको बिलोंग करेगा? r प्लस को बिलोंग करेगा. सही है अभी बात? fx को क्या लेंगे हम? ln x. ठीक है. जहां पे इंटरवल हमने क्या मान लिया? x से लेके x plus 1, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है ये f of x plus 1 दिखाई देगा और ये कितना हो जाएगा? f of x हो जाएगा. तो इंटरवल हो गया x से लेके x plus 1. फिर हमने क्या किया? r प्लस में तो क्या होता है? कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है. fx का ln x है, x किसको जा रहा है? r प्लस को जा रहा है, तो इट इज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल. तो f डैश x हमारे पास कितना आ जाएगा? 1 upon x हो जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू 1 by c. f डैश x इज इक्वल टू 1 by x. सॉरी. So this implies f dash c will be equal to 1 by c and that will be equal to we all know that is f of b minus f of a upon b minus a. और यहाँ पे b का काम करेगा x plus 1 और a का काम करेगा यहाँ पे x. अच्छा, c जो है वो इस इंटरवल में आना चाहिए. तो ये बात तो होगी कि c जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? x से लेके x plus 1 तक जाएगा. ठीक है. तो 1 by c कहां से कहां तक जाएगा? तो 1 by x से लेके x क्योंकि पॉजिटिव है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा? चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने रेसिप्रोकल कर दिया यहाँ पे. तो 1 by x इज ग्रेटर देन 1 by c इज ग्रेटर देन 1 by x plus 1. अब हम क्या करें? दोनों तरफ 1 by x ले लेते हैं, fx ले लेते हैं. क्या fx लेने से काम बनेगा? यहाँ पे f dash x क्या है हमारे पास? 1 by x है. तो f डबल डैश x कितना हो जाएगा? f डबल डैश x विल बी -1 अपॉन x स्क्वायर. तो f डबल डैश x अगर मेरा -1 अपॉन x स्क्वायर है तो ये तो हमेशा नेगेटिव आएगा. तो f डबल डैश x नेगेटिव आएगा, इसका मतलब f डैश x जो है वो कैसा फंक्शन होगा? वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा. f डैश x विल बी डिक्रीजिंग फंक्शन. तो अगर मैं दोनों तरफ f डैश x लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? पर बेटर टू टेक, हमें क्या प्रूफ करना है? ln 1 plus 1 by x प्रूफ करना है ना. या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. वी कैन राइट इट लाइक दिस. ln के अंदर कितना? x plus 1 upon x इज लेस देन कितना? 1 upon x.
हम तो क्या करते हैं यहाँ पे 1/c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है, वी ऑल नो दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू, हमने निकाल लिया 1/c आएगा, एंड दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ बी यानी एफ ऑफ एक्स प्लस वन, क्योंकि बी का काम एक्स प्लस वन कर रहा है, माइनस एफ ऑफ ए का काम कौन कर रहा है, एक्स, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन माइनस का एक्स। तो इट विल बी लाइक एफ ऑफ एक्स प्लस वन कितना हो जाएगा, एल एन के अंदर एक्स प्लस वन माइनस एफ एक्स हो जाएगा हमारे पास एल एन एक्स, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन माइनस एक्स कितना हो जाएगा, ये 1 ही हो जाएगा। इसका मतलब दिस विल बी इक्वल टू एल एन के अंदर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, या फिर एल एन के अंदर ये रहने देते। तो हमारे पास 1/c का वैल्यू आ गया, 1/c किसके बराबर आ गया, 1/c बराबर आ गया एल एन के अंदर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स के। इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो इस तरह से लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस वन से बड़ा है, 1 अपॉन एक्स प्लस वन से बड़ा है कौन, 1 अपॉन सी, और 1 अपॉन सी किसके बराबर है, इसके बराबर है एल एन के अंदर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, और वो किससे छोटा है, 1/x से छोटा है। तो हमें कितना पार्ट प्रूफ करना था, केवल यही पार्ट प्रूफ करना था कि एल एन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स ये किससे छोटा होना चाहिए, ये 1/x से छोटा होना चाहिए। और साथ के साथ मैंने दो चीजें प्रूफ कर दी यहाँ पे कि 1 अपॉन एक्स प्लस वन से भी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, नोटेड डाउन। सॉरी, क्वेश्चन नहीं, टॉपिक लिखेंगे। टॉपिक इज कॉन्केविटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कॉन्केविटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कॉन्केविटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में सबसे पहली बात लिखने वाले, for a differentiable function to be concave upward, for a differentiable function to be concave upward, concave upward होने के लिए y डबल डैश जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। For a differentiable function to be concave upward, y double dash should be greater than 0. y double dash का मतलब हो गया डबल डिफरेंशिएशन, that should be greater than 0. concave upward का मतलब क्या हुआ, जैसे ग्राफ इस तरह से बन गया तो यहाँ पे क्या है, y डबल डैश x पॉजिटिव है, या फिर ग्राफ इस तरह से बन गया तो इसमें भी क्या है, y डबल डैश 0 से बड़ा है। ये दोनों ही ग्राफ कैसे, कॉन्केव अपवर्ड्स है। These are concave upward graph। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव अगर 0 से बड़ा आ रहा है तो y डबल डैश मतलब concave upward होगा। और similarly we can write down for a differentiable function to be concave downwards, y double dash should be less than 0. y double dash should be less than 0।
तो इस तरह से ग्राफ बना है, यहाँ पे भी y डबल डैश लेस देन 0 होगा। और किस तरह से ग्राफ बना है, इस तरह से बना दिया, तो इस तरह से बना दिया, ये भी y डबल डैश क्या होगा, लेस देन 0 होगा। दीज बोथ आर कॉनकेव डाउनवर्ड ग्राफ, ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव अगर 0 से बड़ा आता है तो कॉनकेव अपवर्ड है, डबल डेरिवेटिव अगर 0 से छोटा आता है तो कॉनकेव डाउनवर्ड से। ये तो पहली बात। तीसरी बात देखेंगे, फॉर कॉनकेव अपवर्ड, फॉर कॉनकेव अपवर्ड स्लोप, और वी कैन से y dash slope, or we can say y dash is a increasing function। सही बात भी है, इंक्रीजिंग फंक्शन क्यों होगा, क्योंकि डबल डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आ रहा है। तो डबल डेरिवेटिव अगर 0 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब f dash x क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और f dash अगर इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ, इसका मतलब क्या होगा, स्लोप, स्लोप क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। सिमिलरली वी कैन राइट डाउन for increasing function, decreasing function। Let us take in some example, कुछ examples लेते हैं हम लोग जो कि कॉनकेव डाउनवर्ड और कॉनकेव अपवर्ड की बात करके दिखाएं। सबसे पहला जो हम बात करना चाहेंगे वो बात करना चाहेंगे y बराबर e की पावर x के बारे में। तो y बराबर e की पावर x है, तो अगर मैं y डैश निकालूंगा यहाँ से, तो y डैश मेरे पास फिर से e की पावर x आएगा, और y डबल डैश x भी क्या आएगा, e की पावर x। और y डबल डैश x e की पावर x आ रहा है, इसका मतलब ये तो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। x की जगह कोई भी रियल नंबर पुट करो, ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब इस केस में जो ग्राफ होगा वो कॉनकेव अपवर्ड्स होगा। और वी ऑल नो दैट e की पावर x का ग्राफ कैसा होता है, e की पावर x का ग्राफ इस तरह से होता है, दैट विल बी कॉनकेव अपवर्ड्स। दूसरा, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ y बराबर ln x। तो dy by dx कितना आएगा, dy by dx विल बी 1/x, या फिर y डबल डैश की बात की जाए तो दैट विल बी -1/x²। तो -1/x² का दैट इज ऑलवेज नेगेटिव, है ना। x² तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो x² हमेशा पॉजिटिव होगा, तो 1/x² भी हमेशा पॉजिटिव होगा। अच्छा, x तो डोमेन में नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि y डबल डैश जो है वो -1/x² के बराबर आ रहा है और वो नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब इस केस में ग्राफ जो बनेगा वो कॉनकेव डाउनवर्ड बनता है। तो हम जानते भी y बराबर ln x का ग्राफ किस तरह से बनता है, एंड दिस इज कॉनकेव डाउनवर्ड ग्राफ। दिस विल बी कॉनकेव डाउनवर्ड्स, ठीक है। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। जैसे हम बात कर रहे हैं y बराबर x की पावर 4 की बात कर रहे हैं, तो y बराबर x की पावर 4, तो यहां से हम y डैश देखेंगे तो y डैश आ जाएगा 4x³ और y डबल डैश हमारे पास आ जाएगा 12x²। तो y डबल डैश हमारे पास 12x² आ जाएगा, तो दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर भी होगा, 0 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या है, कॉनकेव अपवर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, y बराबर x³ y बराबर x³ का ग्राफ कैसा होगा देख लेते हैं। y डैश कितना आएगा, इट विल बी 3x² और y डबल डैश कितना आएगा, y डबल डैश विल बी 6x। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जब x 0 से बड़ा होगा तो हमें क्या मिलेगा, जब x 0 से बड़ा होगा तो वी विल बी गेटिंग कॉनकेव अपवर्ड्स। और यहीं पे अगर मैंने x को 0 से छोटा ले लिया तो x को 0 से छोटा लेंगे, इसका मतलब इस केस में कैसा मिलेगा, कॉनकेव डाउनवर्ड। और हमने फंक्शन में y बराबर x³ का ग्राफ तो देखा ही था कि y बराबर x³ का ग्राफ कैसा होता है। तो y बराबर x³ का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। तो आप देख सकते हैं कि जब x 0 से छोटा होगा, x 0 से छोटा होगा, इसका मतलब सेकंड
इस वाले रीजन में नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो जो भी ग्राफ बना है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ उसको देख सकते हैं कॉन्केव डाउनवर्ड है। तो वही बात बोली कि जब एक्स 0 से छोटा होगा इट विल बी कॉन्केव डाउनवर्ड, और जब एक्स 0 से बड़ा होगा तो इट विल बी कॉन्केव अपवर्ड। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट थिंग नोट इट डाउन, इसको तो लिख लीजिए। नेक्स्ट इज अगली जो बात हम करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब हो गया द पॉइंट एट विच द कर्व चेंजेस इट्स कॉन्केविटी, है ना। ऐसा पॉइंट जहां पे फंक्शन अपनी कॉन्केविटी को चेंज करता है। तो हम लिख लेते हैं डेफिनेशन, इट इज अ पॉइंट एट विच curve changes its concavity. It is a point at which curve changes its concavity. जहाँ पे कर्व अपनी कॉन्केविटी को चेंज करता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो एक तरह से ये ग्राफ, तो यहाँ पे कर्व अपनी कॉन्केविटी चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास है कॉन्केव अपवर्ड और यहाँ पे है कॉन्केव डाउनवर्ड्स। तो दिस इज कॉन्केव डाउनवर्ड्स, दिस इज कॉन्केव अपवर्ड्स। इसका मतलब जो ये पॉइंट होगा वही हमारा क्या होगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। सॉरी, इस केस में तो क्या था? कॉन्केव डाउनवर्ड्स था। इस केस में क्या है? कॉन्केव अपवर्ड्स। तो ये वाला जो पॉइंट होगा यही हमारे पास क्या होगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। और भी एग्जांपल देख सकते हैं। एक ग्राफ इस तरह से और एक ग्राफ इस तरह से। तो इस केस में तो ये क्या है? कॉन्केव डाउनवर्ड, और ये क्या है? कॉन्केव अपवर्ड। तो ये वाला जो पॉइंट है वो क्या होगा? कॉन्केव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जिस पॉइंट पे हमें वैल्यूज मिल रही है वो पॉइंट हमारा क्या होगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, नोट इट डाउन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में क्या बताया? इट इज अ पॉइंट एट विच कर्व चेंजेस इट्स कॉन्केविटी। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो होगा जहाँ पे कॉन्केविटी चेंज हो रही होगी, यानी कॉन्केव डाउनवर्ड से कॉन्केव अपवर्ड जा रहा है या फिर कॉन्केव अपवर्ड से कॉन्केव डाउनवर्ड जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे बात की जाए तो इस केस में क्या हो रहा है? यहाँ भी देख सकते हैं कॉन्केव अपवर्ड है और ये कॉन्केव डाउनवर्ड से, यानी कॉन्केविटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ठीक है, नोट डाल के एक बात लिखेंगे, फॉर अ डिफरेंशिएबल फंक्शन y बराबर एफ एक्स, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन विल बी लोकल मिनिमा या फिर लोकल मैक्सिमा ऑफ स्लोप ऑफ द फंक्शन। लोकल मैक्सिमा स्लैश लोकल मिनिमा ऑफ स्लोप ऑफ द फंक्शन, दैट इज हमें किसका लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा फाइंड करना, दैट इज लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा ऑफ
एफ डैश एक्स, है ना। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर अ डिफरेंशिएबल फंक्शन y बराबर एफ एक्स, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो होगा वो क्या होगा, लोकल मिनिमा होगा, लोकल मैक्सिमम होगा ऑफ द स्लोप ऑफ द फंक्शन। स्लोप ऑफ द फंक्शन का मतलब एफ डैश एक्स का जो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा मिलेगा वही हमारा क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो देयर आर मोर देन वन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉसिबल, एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉसिबल हो सकते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। पहले नोट डाल के एक और बात लिखेंगे, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फॉर अ डिफरेंशिएबल फंक्शन y बराबर एफ एक्स, y बराबर एफ एक्स, फाइंड लोकल मैक्सिमा स्लैश मिनिमा ऑफ एफ डैश एक्स। जब भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करना होगा तो हम एफ डैश एक्स का लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा फाइंड कर लेंगे, वही हमारा क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फॉर, फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फॉर y बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने के लिए तो हमें पता है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए क्या करना होता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास y डैश विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7, और इसी को हम नया फंक्शन मान लेंगे gx। ऐसे कह सकते हैं कि y बराबर हमारे पास आ रहा है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8। ये जो y डैश निकला है यही हमारा क्या है, एफ डैश एक्स है, और एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7, और हमें एफ डैश एक्स का ही मैक्सिमा मिनिमा चेक करना है। तो ये एफ डैश एक्स है, इसको अपन ने क्या बोलते हैं, एक नया फंक्शन बोल दिया gx। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से g डैश एक्स निकालेंगे, तो g डैश एक्स जो निकल कैसे मैक्सिमम मिनिमम, इस हम तो ये मान लीजिए कि इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालना है gx का, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7। तो g डैश एक्स हमारे पास कितना हो जाएगा, g डैश एक्स विल बी 6x माइनस 6, और अगर हम इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो वी विल बी गेटिंग x इज इक्वल टू 1, हमें x बराबर 1 मिलेगा। अब x बराबर 1 पे हम डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, तो डबल डेरिवेटिव कितना आएगा 6, एंड वी आर गेटिंग इट पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x बराबर 1 पे हमें क्या मिल रहा है, लोकल मिनिमा मिल रहा है। x बराबर 1 पे क्या मिल रहा है, लोकल मिनिमा, हेंस x बराबर 1 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ पे हमें gx का मैक्सिमम मिनिमम मिल रहा है, और gx का मैक्सिमम मिनिमम का मतलब ये होगा कि f डैश x का मैक्सिमम मिनिमम हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, नोट इट डाउन। Write down note number 1. If a curve is, very important thing, if a curve is concave upwards, if a curve is concave upwards,
then it will not lie below its own tangent at any point। यही बोला मैंने कि अगर कर्व जो है वो कॉनकेव अपवर्ड है, कॉनकेव अपवर्ड मतलब आप डायग्राम सोचिए कैसा होगा, देन इट विल नॉट लाई बिलो इट्स ओन टेंजेंट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे वो अपनी खुद की टेंजेंट से नीचे नहीं आएगा। ये तो नोट नंबर 1 हो गया। नोट नंबर 2, for a concave upward curve, all points on any chord of it except the end points will lies about the curve। क्या बोला गया यहाँ पे? पहला स्टेटमेंट तो ये था कि कोई भी कर्व अगर कॉन्केव अपवर्ड है देन इट विल नॉट लाई बिलो इट्स ओन टेंजेंट एट एनी पॉइंट, अपनी किसी भी टेंजेंट के नीचे नहीं आएगा। और फॉर अ कॉन्केव डाउन अपवर्ड कर्व ऑल पॉइंट्स ऑन एनी कॉर्ड ऑफ इट एक्सेप्ट द एंड पॉइंट विल लाइज अबव द कर्व। सारे पॉइंट्स जो हैं कॉन्केव अपवर्ड के लिए उसकी कॉर्ड के जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे पॉइंट्स ऊपर लाई करेंगे एक्सेप्ट द एंड पॉइंट्स। अच्छा यहाँ पे वैसे भी लिख सकते हैं इफ अ कर्व इज कॉन्केव अपवर्ड के लिए भी है तो डाउनवर्ड्स के लिए भी होगा। तो आपको दोबारा लिखना पड़ेगा नोट नंबर 3 डाल के, नोट नंबर 4 करके। मैंने तो डायरेक्टली लिख दूं यहाँ से कि इफ अ कर्व इज कॉन्केव डाउनवर्ड्स देन इट विल नॉट लाई above its own tangent at any point, then it will not lie above its own tangent at any point। और यहाँ पे क्या लिखेंगे फॉर अ कॉन्केव अपवर्ड, तो अपवर्ड की जगह क्या आ जाएगा फिर से डाउनवर्ड, आपके लिए वो नोट नंबर 4 हो जाएगा, नहीं तो यहीं पे करेक्शन कर रहा हूँ। फॉर अ कॉन्केव डाउनवर्ड कर्व ऑल पॉइंट्स ऑन एनी कॉर्ड ऑफ इट एक्सेप्ट द एंड पॉइंट विल लाइज बिलो द कर्व। ठीक है, तो दीज आर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड आई एम गोइंग टू प्रूव समथिंग, तो आप इनको ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार। कॉन्केव अपवर्ड में क्या होगा? कॉन्केव अपवर्ड में ऐसे होगा, मान लीजिए ग्राफ कुछ इस तरीके से, इफ दिस इज कॉन्केव अपवर्ड, तो यहाँ पे बोला गया है फॉर अ कॉन्केव अपवर्ड कर्व ऑल पॉइंट्स ऑन एनी कॉर्ड, मान लेते एक कॉर्ड खींची हमने, ऑल पॉइंट्स ऑन एनी कॉर्ड, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स आएंगे एक्सेप्ट द एंड पॉइंट्स, इन दोनों एंड पॉइंट्स को छोड़ के विल लाई अबाउट द कर्व, सारे के सारे पॉइंट्स कर्व के ऊपर लाई करेंगे। तो दिस इज द सेकंड पॉइंट। और फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि कोई भी हमने कॉन्केव अपवर्ड कर्व बनाया उसके लिए टेंजेंट खींचेंगे, तो अगर ये टेंजेंट है मान लीजिए, तो इस टेंजेंट क्या बोला, इफ अ कर्व इज कॉन्केव अपवर्ड देन इट विल नॉट लाई बिलो इट्स ओन टेंजेंट, वो किसी भी पॉइंट पे इस पे जो टेंजेंट खींचोगे उसके नीचे कभी भी लाई नहीं करेगा। ठीक है, दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ लेट्स यूज देम टू सॉल्व सम क्वेश्चन। सबसे पहले तो एक बात देखते हैं, लेट y बराबर fx is a concave upward curve। ये इसको A पॉइंट बोल दिया, दिस इज A पॉइंट एंड दिस इज B पॉइंट।
ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, तो a के कोऑर्डिनेट आई कैन राइट इट लाइक दिस, a कॉमा f ऑफ a, और b के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, b कॉमा f ऑफ b। हमने क्या किया, कर्व तो ऐसे था और भी ज्यादा था इस तरीके से, तो हमने कर्व के ऊपर 2 पॉइंट ले लिए, उन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया तो ये कॉर्ड हो गई। तो एंड पॉइंट्स के अलावा जितने भी पॉइंट्स कॉर्ड के ऊपर होंगे वो कर्व के क्या होंगे, ऊपर होंगे, कर्व से ऊपर होंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक सी पॉइंट ले लिया, वो सी पॉइंट क्या कर रहा है, कॉर्ड को लैम्डा एस टू म्यू के रेशो में काट रहा है। लेट अस सपोज वो सी पॉइंट जो है वो कॉर्ड को लैम्डा एस टू म्यू के रेशो में काट रहा है, तो मैं सी की कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ। तो ए पॉइंट तो हमें पता लग गया, दिस इज ए कॉमा एफ ऑफ ए। ए कॉमा एफ ऑफ ए क्यों आएगा, क्योंकि एक्स का वैल्यू ए के बराबर है, ग्राफ है वाई बराबर एफ एक्स का। लेट अस सपोज दिस इज अ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो x की जगह a डालूंगा तो y बराबर एफ ऑफ ए हो जाएगा, तो a पॉइंट आ गया। सिमिलरली b पॉइंट आ जाएगा b कॉमा एफ ऑफ b, एंड c पॉइंट इज बिटवीन a एंड b, जो कि किस रेशियो में काट रहा है, लैम्डा एस टू म्यू के। तो c अगर लैम्डा एस टू म्यू के रेशियो में काट रहा है तो ये आ जाएगा लैम्डा a प्लस म्यू b डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस म्यू। ये सी के कोऑर्डिनेट हम किस तरह से निकाल रहे हैं, बाय यूजिंग द सेक्शन फार्मूला, बाय यूजिंग द सेक्शन फार्मूला। तो सी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे लैम्डा ए प्लस म्यू बी डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस म्यू। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारे पास लैम्डा इनटू एफ ऑफ बी प्लस लैम्डा इंटू एफ ऑफ बी प्लस म्यू इंटू एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस म्यू। तो दिस इज अ सी पॉइंट, सी पॉइंट की कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलरली एक पॉइंट लेंगे, वो क्या है, ये डी पॉइंट आ गया। अब अगर ये डी पॉइंट हो गया, सॉरी दिस इज नॉट सी, ये सी पॉइंट यहाँ पे है, तो ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, और ये परपेंडिकुलरली एक ही लाइन पे आ रहे हैं सी और डी। तो परपेंडिकुलरली अगर एक ही लाइन पे आ रहे हैं तो डेफिनेटली हमें ये पता है कि y कोऑर्डिनेट जो c का होगा वो हमेशा y कोऑर्डिनेट ऑफ d से बड़ा होगा, क्योंकि हमें ये पता है कि ये कॉर्ड है, कॉर्ड के ऊपर इफ आई कैन सेलेक्ट एनी पॉइंट देन दैट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन द y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट प्रेजेंट इन द कर्व एक्सेप्ट द एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स को छोड़ के कोई भी पॉइंट अगर मैं कर्व के ऊपर लूंगा और वो कर्व जो है वो कॉनकेव अपवर्ड है, तो कॉर्ड के ऊपर आने वाला कोई भी पॉइंट होगा उसका y कोऑर्डिनेट ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू पॉइंट। तो ठीक है, सबसे पहले तो डी पॉइंट निकालते हैं। अच्छा, डी पॉइंट का कौन सा कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, डी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा डी पॉइंट का, जो कि सी का एक्स कोऑर्डिनेट है, लैम्डा ए प्लस म्यू बी डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस म्यू कॉमा। अब डी पॉइंट कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, कर्व क्या है, y बराबर एफ एक्स है, तो x की वैल्यू f में उठा के पुट कर दें, तो ये f ऑफ क्या हो जाएगा, लैम्डा a हो जाएगा प्लस म्यू ऑफ b हो जाएगा, अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, लैम्डा प्लस म्यू। तो d के कोऑर्डिनेट आ गए लैम्डा a प्लस म्यू बी अपॉन लैम्डा प्लस म्यू, और f ऑफ लैम्डा a प्लस म्यू बी अपॉन लैम्डा प्लस म्यू। अब हम मुझे ये चीज पता है कि y कोऑर्डिनेट ऑफ c इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ d। समझ में आ गई बात। तो हमें ये चीज पता है कि y कोऑर्डिनेट c इज ग्रेटर देन इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ d। अच्छा, इक्वालिटी कब होल्ड करेगी वो भी लिख देता हूं मैं, इक्वालिटी विल होल्ड इफ a बराबर b। इक्वालिटी तो तब होल्ड करेगी जब a और b क्या हो जाए, बराबर हो जाए, है ना, a और b सेम ही पॉइंट पे आ जाए तो इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ c इज ग्रेटर देन इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ d। तो व्हाट इज y कोऑर्डिनेट ऑफ c, दैट इज इक्वल टू लैम्डा इनटू f ऑफ b प्लस म्यू इनटू f ऑफ a डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस म्यू, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा y कोऑर्डिनेट ऑफ d एंड दैट इज इक्वल टू f ऑफ लैम्डा a प्लस म्यू बी अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, लैम्डा प्लस म्यू।
ठीक है, तो ये रिलेशन आ गया एक। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके कि कॉर्ड के ऊपर आप कोई सा भी पॉइंट लोगे, वो कॉर्ड हमेशा उस कॉर्ड के ऊपर कोई भी पॉइंट एक्सेप्ट द एंड पॉइंट्स हमेशा कॉन्केव अपर वाले कर्व पे लेने वाले किसी भी पॉइंट से हमेशा ऊपर ही आएगा। अच्छा, यहां पे अगर लैम्डा बराबर म्यू हो जाए तो क्या होगा? लैम्डा और म्यू आपस में बराबर हो जाए तो लैम्डा और म्यू, तो म्यू की जगह लैम्डा डाल दिया और लैम्डा प्लस लैम्डा कितना हो जाएगा? 2 लैम्डा। तो लैम्डा कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बिकम एफ ऑफ बी प्लस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय नीचे 2 आ जाएगा। दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। नोट इट डाउन। Let's solve one question. Question is, let alpha comma beta belongs to 0 से लेके पाई, अल्फा और बीटा 0 से पाई के बीच में, एंड वी हैव टू प्रूव दैट अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू भी दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3। वी हैव टू प्रूव दैट साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज लेस देन इक्वल टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज लेस देन इक्वल टू 1। तो अभी तक हमने ये चीज पढ़ी थी कॉन्केविटी में वी आर स्टडिंग के ग्राफ में क्या होगा, ग्राफिकल में अगर हम कर्व के ऊपर कोई पॉइंट लेंगे, जैसे कॉन्केव अपवर्ड है, कॉन्केव अपवर्ड के लिए अपन ने क्या किया था, कॉन्केव अपवर्ड पे अगर कोई भी किसी पॉइंट पे अपन टेंजेंट खींचेंगे, उस टेंजेंट पे आने वाला हर एक पॉइंट जो है वो कर्व के नीचे होगा, या फिर हम कॉर्ड भी खींचेंगे तो कॉर्ड पे आने वाले सारे पॉइंट जो है वो कर्व के ऊपर होंगे। तो यही वाली बात है। तो यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है, इस सवाल को हम किस तरीके से प्रूफ करेंगे, बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल कॉर्ड वाला जो कंसेप्ट था, कोई भी कोऑर्डिनेट हम अज्यूम करके वाई कोऑर्डिनेट ज्यादा होगा या कम होगा, अल्फा बीटा 0 से पाई के बीच में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पाई बाई 3 गिवन है और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज लेस देन इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है। तो सोल्यूशन क्या होगा, हम एक काम करते हैं, एफ एक्स क्या ले लेते हैं, वो साइन एक्स ले लेते हैं। अगर एफ एक्स को अपन ने साइन एक्स ले लिया तो कितना हो जाएगा, एफ एक्स को साइन एक्स लेने से मैंने साइन एक्स का ग्राफ बना दिया, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। और ग्राफ कहां से कहां तक बना रहे हैं, केवल 0 से लेके पाई में ग्राफ बना रहे हैं। व्हाट वी आर डूइंग हियर, दिस इज कॉन्केव डाउनवर्ड, व्हाट वी आर डूइंग हियर, आई हैव सेलेक्टेड 2 पॉइंट, लेट अस सपोज दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट। अब ए और बी पॉइंट जो है वो कर्व के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो ए पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अगर ये अल्फा है और ये बीटा है, तो ए पॉइंट की कोऑर्डिनेट में क्या लिख सकता हूँ, ए पॉइंट की कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए कॉमा अल्फा कॉमा एफ ऑफ अल्फा, और बी पॉइंट की कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बीटा कॉमा एफ ऑफ बीटा। सही बात है, क्योंकि फंक्शन किसका है, फंक्शन मान लेते हैं कि y बराबर एफ एक्स का ग्राफ है और एफ एक्स हमारा साइन एक्स है। तो एक तरह से अगर ए पॉइंट को लिखना चाहूँ तो ए पॉइंट क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम अल्फा कॉमा साइन अल्फा और बी हो जाएगा बीटा कॉमा साइन बीटा। ये हमारे पास ए और बी पॉइंट होगी, क्योंकि एफ ऑफ अल्फा का मतलब हो गया साइन अल्फा और एफ ऑफ बीटा का मतलब हो गया साइन बीटा। व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, मैं यहाँ पे मिड में एक पॉइंट मान लेता हूँ m, और उसी के जस्ट ऊपर परपेंडिकुलरली एक पॉइंट मान लेता हूँ n। तो मुझे एक बात पता है, अगर मैंने m को मिड पॉइंट माना है तो m पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो a और b का मिड पॉइंट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉमा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा m पॉइंट हो जाएगा। और n पॉइंट की अगर हम बात करें तो n पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो सेम होगा, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर पॉइंट है, तो इस लाइन पे आने वाले सारे x कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सेम होंगे। तो n पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो सेम होगा, दैट इज अल्फा प्लस बीटा बाय 2। और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इस n पॉइंट जो है वो कर्व पे लाई कर रहा है, तो कर्व में y बराबर एफ एक्स, एक्स की जगह अल्फा प्लस बीटा बाई 2 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन के अंदर अल्फा प्लस बीटा बाय 2। तो ये हमारे पास m और n पॉइंट आ गए। अगर ये हमारे पास m और n पॉइंट आ गए तो वी नो दैट
y कोऑर्डिनेट ऑफ n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ m। n का जो y कोऑर्डिनेट है और m का जो y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ m। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ n कितना हो जाएगा, दिस इज दिस वन एंड दिस इज साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 that should be greater than equal to y coordinate of m का y coordinate कितना है, sin अल्फा प्लस sin बीटा डिवाइडेड बाय 2। ऐसा लिख सकते हैं बाय यूजिंग द कंसेप्ट कि यहाँ पे आने वाले हर एक पॉइंट क्या होगा, नीचे आएगा। कोई भी कॉर्ड हम लेंगे तो उसका पॉइंट जो है कॉन्केव डाउनवर्ड में, कर्व पे आने वाले किसी पॉइंट से नीचे आएगा एक्सेप्ट द एंड पॉइंट्स। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोगों को पता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, इज इट पाई बाई 3। तो साइन के अंदर ये हो जाएगा पाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा, साइन के अंदर पाई बाई 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा डिवाइडेड बाई 2। साइन पाई बाई 6 कितना हो जाएगा, 1/2 इज लेस देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा डिवाइडेड बाय 2 से 2 कट गया, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा लेस देन इक्वल टू 1। तो ये हेंस प्रूफ। दिस इज द प्रूफ, नोट इट डाउन। ये हमने क्वेश्चन देखा जो हमने थ्योरी पढ़ी थी उसके बेसिस पे। नाउ व्हाट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन में हमारा टॉपिक जो है अप्रोक्सीमेशन, इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं आपको सवाल का पैटर्न बता देता हूँ, एक फॉर्मूला बता देता हूँ जो आप याद रखेंगे। वो फॉर्मूला होगा f of x plus delta x that is equal to y plus delta y and that is equal to y प्लस डेल्टा y की जगह हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट ये फॉर्मूला कहाँ से आया, बस आप इसको याद रखिए। सवाल किस तरह का आएगा, सवाल बता देते हैं, सवाल से क्लियर हो जाएगा हाउ टू यूज द फॉर्मूला। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट ऑफ 64.3, रूट ऑफ 64.3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करनी है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 64.3। अब क्या करें, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले सबसे पहली बात तो ये, हर कोई बता सकता है कि रूट ऑफ 64.3 का वैल्यू कितना आएगा। वो 8 से तो बढ़ाएगा क्योंकि रूट ऑफ 64 वी नो दैट इज इक्वल टू 8। हमने क्या किया, रूट ऑफ 64 की अगर बात करें तो 64.3 को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, 64 प्लस 0.3 एंड दैट इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x। तो x कितना आ गया 64 और डेल्टा x कितना आ गया 0.3। ठीक है, हमने डेल्टा x को क्या मान लिया 0.3। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड f ऑफ x प्लस डेल्टा x, यानी हमें चाहिए f ऑफ x कितना 64, f ऑफ 64.3 चाहिए। सबसे पहले तो हमें fx मानना पड़ेगा। fx क्या होगा, देखो यहाँ पे जो फंक्शन है वो रूट के अंदर आ रहा है, तो fx मतलब y, उसको भी हम रूट में मानेंगे। तो जैसे y बराबर हमने रूट x एक फंक्शन मान लिया, फिर हम dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 1/2 रूट x हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है f ऑफ x प्लस डेल्टा x, यानी f ऑफ 64.3। f ऑफ 64.3 का मतलब यही तो हमारा fx है, fx हमारा क्या है रूट x है। f ऑफ 64.3 का मतलब हो गया रूट ऑफ 64.3
यही तो x प्लस डेल्टा एक्स है, एंड दैट इज इक्वल टू y प्लस dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। y कितना है? y इज सिंपली रूट एक्स। रूट एक्स का मतलब x किसको अज्यूम किया था हमने? x हमने लिया था 64 को, तो रूट एक्स का मतलब हो गया रूट 64 या रूट एक्स ही लिख देते हैं प्लस अभी फिलहाल के लिए dy बाई डी एक्स होगा 1/2 रूट एक्स इंटू डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा अभी रख देंगे, वो सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो रूट एक्स का मतलब ये हो जाएगा रूट का 64 प्लस 1/2 टाइम्स रूट ऑफ 64 और डेल्टा एक्स हो जाएगा हमारे पास 0.3। तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8, रूट ऑफ 64 इज 8, 64 का अंडर रूट 8, 8 to the 16, this is 0.3 divided by 16 means 8 plus 3 upon 160, that will be equal to 8 point. I am giving you the answer, लगभग 0.1875 and this is approximate value, this is not the actual value, 8.01875. तो this is the answer. ये तो हमें पता था कि 8 से बड़ी आएगी, पर कितनी आएगी ये हमें नहीं पता था, तो हमने लिख लिया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस कैटेगरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 123 की पावर 1/3। सोचना कैसे स्टार्ट करेंगे? 123 की पावर 1/3 है। अब 123 की पावर 1/3 है तो ये क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट किसके पास से रिलेट होगा? डेफिनेटली 125 के पास से रिलेट होगा। हमें पता है कि 125 का क्यूब रूट कितना होता है 5, तो दिस वैल्यू विल कम आउट लेस देन 5 है ना। तो इसको अगर देखना चाहें तो 123 को क्या लिखा जा सकता है? 125 माइनस 2, तो यहाँ पे x का काम तो करेगा 125 और डेल्टा x का काम करेगा -2। समझ में आती है बात? फंक्शन क्या अज्यूम करेंगे? fx will be equal to x की पावर 1/3 एंड दैट इज इक्वल टू y। फिर हम dy बाई dx कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 1/3 टाइम्स x की पावर 1/3 माइनस 1, तो -2/3। तो dy बाई dx हमारे पास कितना आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 1/3 टाइम्स x की पावर 2/3। दिस इज द dy बाई dx। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। f ऑफ x प्लस डेल्टा x दैट इज इक्वल टू y। व्हाट इज y? y इज x टू द पावर 1/3 प्लस dy बाई dx इनटू डेल्टा x, x टू दी पावर 1/3 यानी 125 की पावर 1/3 dy बाई dx इज 1/3 टाइम्स x मतलब 125 की पावर 2/3। ये रहा डेल्टा x, हमें पता है कि माइनस का 2 आएगा। दिस विल बिकम 125 इज 5 का क्यूब, 5 की क्यूब से 5 का क्यूब ऐसे 5 का स्क्वायर 25, इट विल बी -2 अपॉन, इट विल बिकम 25 into 3 75, तो 5 minus 2 upon 75 and if you calculate it it will be approximately 4.733 approximately the answer will be like this। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे। डेफिनेटली हमें पता भी था कि ये वैल्यू जो है वो किससे छोटी आएगी? 5 से छोटी आएगी। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। फाइंड द approximate change, find the approximate change in the volume V of a cube of side x meters caused by
इंक्रीजिंग द साइड बाय 2%, कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 2%। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। हमें क्या बताना है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम। चेंज इन द वॉल्यूम मतलब हमें डेल्टा वी बताना है, इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड x मीटर कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 2%। तो साइड को कितना परसेंट इंक्रीज कर दिया, मतलब डेल्टा x पता लग जाएगा। साइड को इंक्रीज कर दिया, ओरिजिनल साइड क्या थी, x थी, साइड x मीटर, तो ओरिजिनल साइड x थी, तो उसको 2% इंक्रीज कर दिया, यानी 2/100 इंटू x, तो इट विल बी 0.02 x। तो ये तो डेल्टा x आ गया। अब चेंज इन वॉल्यूम निकालनी मतलब डेल्टा v। जैसे यहाँ पे डेल्टा y जो था वो किसके बराबर था, dy/dx इंटू डेल्टा x के, तो डेल्टा v किसके बराबर होगा, dv/dx इंटू डेल्टा x। अच्छा एक बात, dv/dx हमें निकालना पड़ेगा, तो वॉल्यूम कितना होगा, x क्यूब, तो dv/dx कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 3x²। तो डेल्टा v is equal to dv/dx is 3² and delta x is coming out to be 0.02 into x. So if you multiply it, 3 into 0.02 is 0.06 into x cube. So this is the change in volume, 0.06 into x cube. Change in volume हमारे पास इतना हो जाएगा। ठीक है, note it down.